हेलो एवरीवन, वंस अगेन यूर ऑल वेलकम टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। आज की इस वीडियो में हम एरिया अंडर द कर्व्स पढ़ने वाले हैं गाइस। एरिया अंडर द कर्व्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स ऑफ कैलकुलस। तो इजीएस्ट चैप्टर्स ऑफ कैलकुलस में आपको ऑफ कोर्स पता है कि एरिया अंडर द कर्व्स के लिए आपको किस किस चीज की नॉलेज होगी, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था कि यू विल नीड द नॉलेज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड ऑफ कोर्स आई कैन ऐड वन मोर थिंग टू इट इज ग्राफ्स। ग्राफ्स का नॉलेज आपको कहाँ से आएगा? आपको ग्राफ्स का नॉलेज आएगा, मेरा पहला वीडियो जो था इस चैनल पे, आप उससे इन्वेस्टिगेशन थ्रू ग्राफ्स को पढ़ सकते हैं। तो ग्राफ थ्योरी, आपको ग्राफिंग थ्योरी का पता लगेगा और उसके अलावा आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को अच्छे से प्रैक्टिस करें। उसके ऊपर, उसमें भी ग्राफिंग के ऊपर बहुत सारा वर्क कराया गया है। उसके अलावा आपने जहाँ पर भी अपनी पढ़ाई की है वहाँ पर ऑफ कोर्स आपको ग्राफ्स के थ्रू बहुत सारे काम कराए जाते हैं। तो आई कैन से दैट ग्राफ फॉर्म्स द बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, दीज आर अंडर बेसिक फंडामेंटल्स। ग्राफ्स को आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो अगर आपको एरिया अंडर द कर्व में यू आर श्योरिंग दैट वी कैन गेट अ +4 and not a -1 or a 0 in area under the curves, all you need to do is to understand the meaning of definite integration, because the physical meaning of definite integration is area under the curves. And similarly, analyzing the graphs and possibly thinking of whatever be the case in graphs, a different kind of graph, and even being able to draw the graphs is a really very important fundamental concept that will help you solve the questions of area under the curves. So without wasting much time, I wish that आप लोग अपना पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एरिया अंडर द कर्व्स की क्विक रिवीजन करने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा और अपनी रिवीजन चेकलिस्ट जो आप खुद बना रहे हैं उसमें भी इंक्लूड कीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट दिया जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए एरिया अंडर द कर्व को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व में आता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to fx, x axis and the ordinates x is equal to a and x is equal to b। तो बेसिकली अगर मैं देखो, मैं स्टार्टिंग से ही ग्राफ के अंदर ही जाऊंगा ताकि मैं एक फंक्शन की एनालिसिस आपको करने में हेल्प कर सकूं। तो अगर मैं लेट्स से दैट दिस इज माय कर्व, सो दिस इज माय कर्व y is equal to f of x and I have x is equal to b and I have an x is equal to, of course these are parallel lines, lines which are parallel to y axis, x is equal to x is equal to b। इसका क्या मतलब है कि y के कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंस नहीं है, तो y का कोऑर्डिनेट कुछ भी हो जाए, x equal to a would be my line। Then the area under the curve, the area under the curve would be of course this, and this can be written as a definite integral। We had discussed this in the previous video, do watch that as well। तो आप देख सकते हैं अगर ये f of x है, let me say then I can using the nomenclature concept I can use that a comma f of a is this coordinate, and similarly x is equal to b जब हम इसमें डालेंगे तो y के लिए भी b comma f of b लिख सकते हैं। However, just for a basic knowledge, this is not at all required टिल सम एक्सटेंट। थोड़ी देर में इसकी भी जरूरत पड़ती है, बट हम डेफिनेट इंटीग्रल की ही अगर हम सिंपली बात करें तो वी कैन से दैट एरिया अंडर दिस कर्व, दैट इज लेट्स से दैट दिस इज माय एरिया ए, देन ए कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx and a to b। this is a very simple thing that is to be added to your thought process। ओवरऑल आपको देखा आपने कि आपको यहाँ पर इसको इसके एनालिसिस में यू जस्ट नीडेड अ ग्राफ। आपको एक ग्राफ की जरूरत पड़ी आपकी विजुअलाइजेशन में। आपको एरिया के लिखने के लिए आपको एक डेफिनेट इंटीग्रल की जरूरत पड़ी। इधर भी मैंने क्या कहा, एक डेफिनेट इंटीग्रल की जरूरत है, एक ग्राफ की जरूरत पड़ा है। इसी चीज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके आपसे पूछ लेगा और आपकी कैलकुलेशन बढ़ा देगा। तो आपको अगर एग्जाम में इससे स्कोर लेना है तो आपको कैलकुलेशन में बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है। चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर। बट द थिंग इज कि कैलकुलेशन में बच्चे मात खा जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग नहीं खाएंगे, और अब मैंने आपको सचेत भी कर दिया तो आप और मेहनत करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग से आपकी कैलकुलेशन में बहुत ही अच्छी पकड़ बन जाएगी।
ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इफ द एरिया बिलो द एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर हम नॉर्मल डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, इफ वी डू द नॉर्मल डेफिनेट इंटीग्रेशन, देन एटलीस्ट आई, है ना, आप लोगों ने भी पढ़ा है डेफिनेट इंटीग्रेशन, बट मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ। तो आपको याद दिलाते हुए मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को ये याद होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज फिजिकली द एरिया अंडर द कर्व, एंड ऑफ कोर्स एरिया इन दैट केस कैन बी नेगेटिव। यहां से यहां तक का एरिया में हम कह सकते हैं कि एरिया बिलो द एक्स एक्सिस इज कन्वेंशनली नेगेटिव इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। इन डेफिनेट, आई एम नॉट सेइंग indefinite, आई एम सेइंग in definite integration, area under the curve in a negative direction of y is considered as negative. But for our convenience, not only for our convenience, we are just considering the fact that this area is to be considered a positive as well. ठीक है। एरिया अंडर द कर्व्स, तो अंडर द कर्व्स कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, दैट इज अवर एरिया, एक्चुअल एरिया, उसी से मतलब है हमें। तो I can say that if area below the x-axis is negative, then conventionally we have to consider the magnitude only. Since हम मैग्नीट्यूड की ही बात करेंगे तो इस एरिया को भी हम पॉजिटिव लेंगे। ऑफ कोर्स अगर इसी हिसाब से हम देखें, ठीक है, आई हैव अ वेरी फाइन एग्जांपल, लेट्स कंसीडर साइन ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ एक्स में हमने पिछले ही वीडियो में देखा था कि साइन ऑफ एक्स इंटीग्रल 0 टू 2 pi is sine of x dx is equal to 0. I hope that I am not at all considering कि यहाँ पर इसका एरिया क्या है और इसका एरिया क्या है। मैं सिंपल डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज कर रहा हूँ इस समय। पर हमें पता है कि एरिया ये वाला है प्लस ये वाला है, एंड दिस इज अ नॉन जीरो, एंड दिस इज अ नॉन जीरो। ऑफ कोर्स अगर ये दोनों नॉन जीरो हैं तो एक कोई पॉजिटिव रहा होगा और दूसरा नेगेटिव रहा होगा। तो व्हाट आई नो इज, इससे मुझे कोई कन्वेंशनली आइडिया नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे 0 से 4 पाई साइन एक्स डी एक्स से भी सेम ही रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि मेरा थॉट प्रोसेस रॉन्ग है, और मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया को डिफरेंशिएट, इन दोनों थिंग्स को हमें डिफरेंशिएट करना है। आई मीन डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंस देखना है इन दोनों चीजों का। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इसका भी जीरो आएगा और इसका भी जीरो आएगा, सो वी कांट से। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा कि इस एरिया को आप ले ले पॉजिटिव और इस वाले एरिया को भी पॉजिटिव ले लो। तो इससे क्या होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 to 2 pi sin of x dx. If I have to consider the area under of this curve, then I can simply say that this is 0 to pi sin of x plus mod of integral 0 to pi sin pi to 2 pi sin of x। एंड आप इसी से कन्वेंशनली देख सकते हैं कि ये वाला आई थिंक एरिया दिस कम्स आउट टू बी 2, है ना, दिस कम्स आउट टू बी 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 2 एज वेल। सो सम ऑफ दोज इज 4, और अगर आप 0 to 4 पाई करेंगे तो ऑफ कोर्स वो 8 आएगा। तो इसीलिए वो दोनों में फैक्टर कहाँ, डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस आया उस नेगेटिव के मॉडुलस का, जो कि हमने बाद में पॉजिटिव किया। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हो जाता है। अगला एरिया अंडर द कर्व्स के हम अगर थोड़ी सी और बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द कर्व अलोंग विद एंड एरिया अलोंग विद वाई एक्सिस, तो लेट मी कंसीडर अ कर्व, लेट मी कंसीडर दिस काइंड ऑफ अ कर्व। ठीक है, इस कर्व के लिए बात कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज माय एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्पेस बनाऊंगा यहाँ पर सो दैट किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छा अभी देखना, लेट्स से दैट दिस इज माय कोऑर्डिनेट ए and let's say this is my x equal to b. Okay, and this is my of course f of a, let me call it c, एंड थोड़ा सा एक सेकंड में थोड़ी सी इसकी जगह बना लेता हूँ सो दैट आप लोगों को दिक्कत ना हो इसको रिविजिट करने में भी। तो यस, आई कैन डू दिस एज वेल, सो थैंक यू वेरी मच टू द टेक्नोलॉजी एज वेल। ठीक है, टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन सम केसेस। लेट्स से दैट एफ ऑफ बी इज a d, so I can just write here that f of a is a c, f of b is a d, and I have now what I'm supposed to do. The thing is that I have to find the area bounded by the curve.
y f x is equal to f of y, this can be considered y is equal to f of x. There is no harm in that. Although we can consider some of the function, this can be inverse of any function, and let's call that f of y, doesn't matter. ठीक है, don't worry over this thing. ठीक है, y axis हमारी ये है y axis and abscissa, ठीक है, सॉरी, एंड एब्सिसा हमारा क्या है, y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू सी एंड y इज इक्वल टू डी आर माई एब्सिसा. इसने वैसे कन्वेंशनली लिया है, ठीक है. यू कैन इवन कंसीडर f ऑफ a, f ऑफ b, डजेंट मैटर. एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला एरिया है ना, ठीक है. f ऑफ c f ऑफ d के बीच का एरिया और y एक्सिस के बीच का एरिया इज एक्चुअली दिस थिंग, ठीक है. तो इस एरिया की कैलकुलेशन के लिए वी कैन समवॉट यूज सिमिट्री काइंड ऑफ कंडीशन. तो सिमिट्री से आप देख सकते हैं कि अगर ये ऐसा कुछ कर्व होता, हैड इट बीन अ कर्व लाइक समवॉट लाइक दिस, ठीक है, तो ये इस तरीके का कोई कर्व होता और यहाँ कहीं इसका c हो रहा होता x में और इसका कहीं d हो रहा होता और ये f ऑफ x होता, तो उस सिनेरियो में मैं ये वाला एरिया कंसीडर कर रहा होता, ठीक है. तो इसी को लिखने के लिए मैं इसी को इस फ्रेमवर्क में ही बात करूंगा. तो आई कैन राइट दैट, आई कैन फाइंड दैट इंटीग्रल फ्रॉम सी टू डी चल रहा है, तो ऑफ कोर्स सी टू डी लिखेंगे और एफ ऑफ एक्स के अंडर का एरिया आएगा. क्या ये वाला एरिया एफ ऑफ एक्स के अंडर है? नो, इसीलिए इसने यहाँ वाले एरिया की बात की कि ये एफ ऑफ एक्स के अंदर अगर हम लिखते तो सी से डी में लिमिट नहीं आएगी. जो लिमिट है ना, जो लिमिट है उसके ऊपर डिपेंडेंस है, ठीक है. अभी फिलहाल हम ऐसे समझ रहे हैं, पर इसको ध्यान से देखो आप, एक्चुअल में ये किसी कर्व का इनवर्स भी लिखा होगा, ठीक है. आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये इस टाइप का, अगर इसका कहीं ना कहीं इनवर्स का ग्राफ होगा तो लेट्स से दैट दिस इज इनवर्स, तो वो सी और डी के इक्विवेलेंट चल रहा होगा. तो आई कैन से दैट दिस इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स, इसी टाइप का एरिया होगा, ठीक है. तो अगर हम f इनवर्स x को अगर हम y के साथ रिप्लेस करें, f इनवर्स x को y के साथ रिप्लेस करें और हम लिमिट्स को भी ऑफ कोर्स dy से रिप्लेस कर सकते हैं, तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि x dy के हिसाब से चलेगा. और अगर वो x dy के हिसाब से चलेगा तो इसीलिए इसका हमारे पास लिमिट भी देखो y में थी, तो इंटीग्रल c टू d x dy, या हम कह सकते हैं f इनवर्स x dy लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं इधर f ऑफ y dx. इसके केस में f ऑफ y dx, आप इसके केस, अगर हम इसके केस में बात करें तो आप यू कैन राइट इट इवन एज x dy को आप f ऑफ y dy लिख सकते हैं. उसके अलावा व्हाट वी कैन ऐड इन दिस थिंग, आप इस चीज में एक और फंडामेंटल थिंग आप ऐड कर सकते हैं, एंड दैट इज कि आप इस बात को ध्यान रखें. देखो, जहां जिसके साथ आपको एरिया लेना है जिसके ऊपर लिमिट है, देखो जैसे यहाँ पर y पे लिमिट है ना, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं. दिस इज अ वे टू रिमेम्बर, ठीक है. आई डोंट विश दैट यू मस्ट क्रैम दिस थिंग, बट दिस इज अ वे टू रिमेम्बर. देखो y में लिमिट्स है ना, y में लिमिट्स है तो dy आएगा, dy आएगा तो बचा क्या, x, तो इंटीग्रल x dy. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब x dy आपको x को एज अ फंक्शन ऑफ y रिप्रेजेंट करना है और आप वो इसके बेसिस पे कर सकते हैं. तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है. सॉरी, स्टैंडर्ड रिजल्ट भी नहीं कहेंगे, हम इसे अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं. तो एरिया अंडर द कर्व्स y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड y इज इक्वल टू g ऑफ x की बात हो रही है, ठीक है. तो आई ड्रॉ द टू कर्व्स. Okay, so first of this is f of x and let's say that second of these is g of x, ठीक है. मैं ऐसे ही मतलब रैंडमली कर्व बनाए, मैं थोड़ा सा इसे और अच्छा बना सकता था, so I will make it even more better for you guys, ठीक है, so that आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत कमी ना रह जाए, ठीक है. एंड अब हमें क्या पूछा है नाउ, यहाँ तक अगर आप देखें ना, ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 है, ठीक है. और आपकी ये जो एक्सरसाइज 2 है जो कि काफी इंपॉर्टेंट टर्म मानी जाती है जेईई मेन के लिए, तो आप देख सकते हैं कि एरिया बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड y इज इक्वल टू g ऑफ x,
एरिया बिटवीन द कर्व्स है, बाउंडेड बाय द कर्व्स भी लिखा हो सकता है, बाउंडेड बाय द कर्व्स विद द बाउंडेडनेस जनरली एक्स एक्सिस या एक्सिस के साथ होती है, पर बिटवीन द कर्व्स एरिया अंडर द कर्व्स, एरिया बिटवीन द कर्व्स, y is equal to f of x and y is equal to g of x between the coordinates x is equal to a and x is equal to b. So of course ये x is equal to x is equal to b हमारे लिए क्या मीनिंग रखते हैं इसको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। जनरली क्या पूछा जाता है, ठीक है, आपको ये कोऑर्डिनेट, देखो जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपसे ये कोऑर्डिनेट नहीं पूछेगा जनरली, मतलब आपको कोऑर्डिनेट नहीं दिए होंगे, तो आपको सिर्फ बोला होगा एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू f of x एंड y इज इक्वल टू g of x, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। बट अगर वो इतना दयालु है तो कंफ्यूज भी नहीं होना, अगर इसने कोऑर्डिनेट दे दिए तो ऐसा भी हो सकता है कहीं ना कहीं कि x इज इक्वल टू a इधर हो और x इज इक्वल टू b इधर हो, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको मन में देखो क्या है, क्वेश्चन किस तरीके के करते हैं हम, ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू b जनरली नहीं दिए होते हैं, और वो मुझे भी नहीं लगता कि देंगे। बट अगर कभी x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b आपको दे दिए जाएं, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि वो कर्व पे कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, और वहां पर ग्राफिकल एनालिसिस आपको काम आएगा। ग्राफिकली आप अगर विजुलाइज कर पाएंगे तो बहुत हेल्प करेगा। देखो अभी थोड़ी चलो एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सो दैट आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो लेट्स से दैट दिस इज g of x एंड लेट्स से दैट दिस इज f of x, तो ऑफ कोर्स आई कैन जस्ट यूज समवट अ काइंड ऑफ सुपरपोजिशन वाला स्टफ एंड आई कैन से दैट ये मेरा अगर a है और ये मेरा कहीं ना कहीं b है और ये मेरा f of x है, तो दिस इज माय एरिया वन नंबर वन, एंड आई कैन सिंपली राइट कि a टू b। अगर हम दूसरे वाले को देखें, ठीक है, ये f of x था, ये g of x ऐसा जा रहा है, तो इसको देख लेते हैं भाई गाइस। उसको देखते हुए हमें पता है कि ये g of x है और इसका एरिया लेट से a2 है। अच्छा, इन दोनों को सुपरपोज किया तो ये क्या लिखा है, ये वाला जो एरिया है ये ऑफ कोर्स a1 माइनस a2 लिखा हुआ है। और अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए इसमें थोड़ी सी और, तो आप मॉड्यूलस लगा सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं नहीं लगा रहा हूँ बट आप लगा सकते हैं, मैं जस्ट एज एन इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो एरिया वन क्या है, इंटीग्रेशन a टू b f of x, और एरिया टू क्या है, इंटीग्रेशन a टू b g of x, ठीक है गाइस। ये हमारे पास आ जाता है, तो आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a टू b f of x माइनस g of x dx, ठीक है। हम थोड़ी देर में इसके ऊपर और थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, चलो एक बार हम इसके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत कर सकते हैं। ओके, सो मैं थोड़ी सी इस पे अभी और चर्चा रह गई है हमारी, तो हम देख सकते हैं गाइस कैसे, देखो समझने की कोशिश करना। जनरली देखो क्वेश्चन में, क्योंकि अगर हमें पहली बात हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको कर्व वन दिया जाएगा, कर्व वन, कर्व टू, कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले ट्राई करो, अगर आपसे ग्राफ नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा कोशिश करना कि रफ सा ग्राफ बना लिया जाए, ठीक है। तो लेट्स से आपके पास एक कर्व दिया है, लेट्स से दिस इज माय f of x, और एक दूसरा कर्व दिया गया है, लेट्स से दैट दिस इज माय g of x, ठीक है। आई एम जस्ट कंसीडरिंग इट फॉर द टाइमिंग टू बी दिस थिंग, ठीक है। बस आपको दो कर्व दे दी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा होगा कि द टू कर्व्स आर गिवन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन देम, ठीक है, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन देम। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन देम का मीनिंग क्या है, आपको अब क्वेश्चन से इंटरप्रेट करना है कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, और उसका एक्चुअल मीनिंग है कि ये वाला एरिया निकालो, ठीक है, क्योंकि दिस इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन देम। तो उस केस में क्या करेंगे, आपकी प्रोसेस क्या होगा, उसका थॉट प्रोसेस है एक कॉमन, अगर आपको एक कॉमन प्रोसेस की बात करनी है तो कॉमन थॉट प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है, कि आप इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लो, ठीक है। क्योंकि आपको g of x और f of x पता है, क्योंकि आपने कर्व ड्रॉ किया है, तो आपको कहीं ना कहीं फंक्शन पता होगा, तभी आपने कर्व ड्रॉ किया होगा, तो आपको g of x और f of x की नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं एरिया देखो, यहाँ पर g of x बड़ा है, तो g of x माइनस f of x। अब पर थॉट कहाँ है, लिमिट में, लिमिट में कहाँ डालेंगे, तो लिमिट में डेफिनेटली हमें इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा पहले टू कर्व्स का। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन पे ही तो वो दोनों मीट करेंगे,
और अगर वो इंटरसेक्शन पे ही मीट करेंगे तो आपको इंटरसेक्शन, लेट्स से दिस इज अल्फा एंड लेट्स से दैट दिस इज बीटा, ठीक है, आपको ये अल्फा कॉमा एफ ऑफ बीटा कॉमा एफ ऑफ बीटा लिख जाए और आपको लेट्स से एफ अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा दिख जाए, आई एम कंसीडरिंग अल्फा, ऑफ कोर्स यहाँ पर अल्फा कॉमा जी ऑफ अल्फा भी दिखेगा आपको, और यहाँ पर बीटा कॉमा जी ऑफ बीटा भी दिखेगा। आई एम नॉट एट ऑल कंप्लेनिंग ओवर दैट, आई एम नॉट एट ऑल थिंकिंग ओवर दैट, आपको लिमिट अल्फा से बीटा पुट करनी है, आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने देखो हमें क्या चाहिए था एरिया के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं एरिया बिटवीन द टू कर्व्स हमें निकालना है, तो हमें एक एफ ऑफ एक्स चाहिए, एक जी ऑफ एक्स चाहिए, और हमें ये देखो ऑर्डिनेट्स पता है हमें, तो हमें बेसिकली ऑर्डिनेट्स पता है, तो ऑर्डिनेट्स अगर ना दिए हों, ठीक है, अगर दिए हैं तो उन्हीं को यूज करना है, और अगर नहीं दिए हैं तो उन्हें फाइंड करना है, तो इसीलिए ये वाला फाइंडिंग प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो ठीक है, ये हमारे पास कुछ और कुछ और चीजें आ गई। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम ग्राफिंग स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं। ग्राफिंग स्किल्स में अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो सबसे पहले हमने थोड़ा बहुत फंक्शन पढ़ा है और उसमें हमने ग्राफिंग स्किल्स पढ़ी, हमने थोड़ा बहुत एओडी पढ़ा है। पहले मैं फंक्शन की बात कर लेता हूँ और उसके बाद हम एओडी की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे। एओडी माने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, किसी को डाउट हो तो बता देता हूँ ठीक है, मतलब वैसे तो नहीं होना चाहिए बट अगर है तो मैं आई कैन हैव अ डिस्कशन ओवर दैट एज वेल, ठीक है। तो सिमिट्री में बात करते हैं। सबसे पहले फंक्शन से मैं क्या एनालिसिस करता हूँ, मेरा फंक्शन का ग्राफ कैसे एनालाइज करूंगा। देखो हमने इवन फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का नॉलेज है, उससे हम बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं। इवन फंक्शन का मतलब होता है ग्राफ इज मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस, एंड हमारे पास मतलब ग्राफ इज हैज अ लाइन सिमेट्री कह सकते हैं इन डायरेक्ट सेंस, एंड ऑड फंक्शन का मतलब होता है ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो सिमेट्री का क्या रोल है अगर आपको सिमेट्रिक पता है। अब ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट, अगर आपको देखो सिंपली सोचना, आपको थॉट प्रोसेस क्या है, आपको देखना है फंक्शन इवन है कि ऑड है। अगर फंक्शन इवन है तो ग्राफ वाई एक्सिस में सिमेट्रिक होगा। आप देखो आपके पास इतना बड़ा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, आपको सारे में ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है। ग्राफ अगर आपके पास इवन फंक्शन है, आप इधर वाला ग्राफ बनाएं और इधर वाला ऑटोमेटिकली उसकी मिरर इमेज से बन जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ मिरर इमेज नहीं बनी है तो उसको आप प्लीज डोंट माइंड। और अगर आप ऑड फंक्शन की बात करें तो लेट्स से ग्राफ ऐसा है ऑड फंक्शन का, एंड ऑफ कोर्स ऑड फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन से पास करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट तभी आपके पास आ सकता है अनलेस और अनटिल नहीं आ सकता है। तो एक प्रॉपर्टी हो सकती है ऑड फंक्शन की, देखो आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स देख सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो होगा, तो इसका ऑफ कोर्स ओरिजिन कैन बी अ सॉल्यूशन इन अ पर्टिकुलर केस, तो ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है। मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, वैसे जरूरी है कि नहीं ये आपको खुद सोचना चाहिए था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ग्राफ अगर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है तो या तो अगर वो ऐसा, अगर हम नॉर्मल ऑड फंक्शन, हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, मैं पॉलिनोमियल की बात करूं तो पॉलिनोमियल्स में या एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे कि एक्स क्यूब वाला होता है तो उसमें आपको सिमेट्रिक दिख जाती है, ठीक है। बट कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो शायद ना भी हो सिमेट्रिक, तो इसीलिए जरूरी नहीं है वैसे, पर स्टिल हम कंसीडर कर रहे हैं ऐसे फंक्शन जो कंटिन्यूअस हैं और इसीलिए सिमेट्रिक हैं। तो आप देखिए यहाँ वाला ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ वाला आप ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन के कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, ठीक है। इतना आपको नॉलेज हो गया। अच्छा, इवन फंक्शन में एक प्रॉपर्टी होगी कि आपके यहाँ पर आप x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो आपके पास y एक्सिस में सिमेट्री आती है। व्हाट इफ अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन लूं जिसमें मैं y को माइनस वाई से रिप्लेस करूं और मुझे वापस वही रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस में सिमेट्री होगी। यू कैन एज्यूम दिस थिंग एंड यू कैन इवन विजुअलाइज इट, कि आप इसको हिंट आप देख लीजिए इनवर्स फंक्शन के हिसाब से आप इसे सोच सकते हैं, एक थॉट दीजिएगा।
ठीक है, इस पे अगर नहीं समझ आएगा कमेंट्स में लिखेगा और मैं आपको उधर आपको एक्सप्लेन करने में बहुत ही मतलब आई वुड बी रियली ग्रेटफुल टू एक्सप्लेन यू पीपल। ठीक है, ये तो मतलब एक अच्छा मेरे लिए अवसर होगा। ठीक है, ताकि मैं आपके आंसर्स आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूं पर्टिकुलरली। इसके अलावा मैं ये बोल देता हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं पावर्स ऑफ वाई इन द इक्वेशन आर इवन, पावर्स ऑफ वाई इन द इक्वेशन आर इवन, तभी तो वाई इक्वल टू वाई की जगह -y डालेंगे तो काम बन जाएगा। तो कर्व वुड बी सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस ऑफ एक्स। ठीक है, और अगर पावर्स ऑफ एक्स आर इवन तो हमारे पास एक्स के साथ इवन पावर होगी तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, क्योंकि -1 रेज टू द पावर एन इवन होगा तो वो ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा। तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस ऑफ वाई आ जाएगा। अगर वो दोनों की इवन होगी तो ऑफ कोर्स दोनों की इवन होने पर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। और इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन इंटरचेंजिंग y एंड x देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एंड y इक्वल टू x। मतलब क्या है, x और y को हम कब इंटरचेंज करते थे y और x में? अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, इनवर्स फंक्शन। तो अगर किसी ने फंक्शन भी नहीं पढ़ा है तो फंक्शन के 2 वीडियो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। पूरा रिवीजन चेकलिस्ट आपको अच्छे से रिवीजन करवा देगा, पूरे चैप्टर कराए गए हैं, ऐसा नहीं है कोई भी टॉपिक छोड़ा गया है, सारे टॉपिक कराए गए हैं गाइस। ठीक है, तो आपको देखना है इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन की सिमेट्री होती है y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट, तो कर्व भी क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स। तो आपने देख ही लिया ये फंक्शन वाला पार्ट कैसे इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम थोड़ा बहुत एओडी के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत छोटा चैप्टर है बट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहले मैं dy बाई डी एक्स का आपको एक रिकॉल करा देता हूँ। तो dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, जीरो का मतलब क्या है, आपके पास या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, या आपके पास मतलब कोई और थर्ड पार्टी पॉइंट भी हो सकता है, मतलब जनरली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ग्रेटर देन जीरो यानी कि इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो यानी कि डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आपका एओडी भी रिवाइज हो रहा है इस समय। ठीक है, तो काफी अच्छा चैप्टर है ये, ऐसा नहीं काफी रिवीजन करवा रहा है। ठीक है, अगर आप dy बाई डी एक्स को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का पॉइंट मिलेगा। ठीक है, बहुत ही वेग टर्म्स में लिखा गया है, आप इसे ऑफ कोर्स विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमने बात की थी जब ऐसा कोई कर्व है जिसमें ये ऐसा कोई कर्व है तो यहाँ कहीं dy बाई डी एक्स जीरो हुआ होगा, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब है या तो मैक्सिमा आया होगा, या लेट्स से मैं इधर भी ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट या मिनिमा आया होगा, है ना। तो ऑफ कोर्स वैसे तो एक और क्राइटेरिया हो सकता है इसमें, बट उसके ऊपर अभी नहीं डिस्कस करना चाहूंगा मैं। ठीक है, आप लोगों का थोड़ा थॉट प्रोसेस बनने दीजिए और मैं फिर उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू से डिस्कस करना वापस पसंद करूंगा। फिलहाल हम जनरल कॉन्सेप्ट्स में बात कर रहे हैं कि इक्वल टू जीरो में वी कंसीडर मैक्सिमा और मिनिमा, तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि वी हैव हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स कौन से हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द पॉइंट्स वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस से क्रॉस करने का हमारा पहले से ही बहुत ही पहले से मकसद रहा है, क्योंकि हमें ये वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो इसका ये वाला एरिया नेगेटिव है, तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये कितना नेगेटिव है, क्योंकि हमें इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव करना है। एंड इन द सिमिलर सेंस ये दोनों का नॉलेज होगा तभी तो हम इस एरिया को निकाल पाएंगे। एंड द लास्ट थिंग इज दैट एग्जामिन इफ पॉसिबल द इंटरवल्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए भी आप देखना है, आपको ये सब पता है, और आपको देखना है y व्हेन x टेंडिंग टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। इसके ऊपर और इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है। अब मैं बार बार बोलूंगा, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन का, जो फर्स्ट वीडियो था उसमें ग्राफिंग स्किल्स के ऊपर काफी बात की गई है ना। आप उसको देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं यूजफुल रिजल्ट्स के ऊपर। ठीक है, यूजफुल रिजल्ट्स में मैं आपको 3 रिजल्ट दे रहा हूं, ये आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। ठीक है, आई मीन टू से बाय हार्ट, अगर आपको ये याद रहेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन बचाने के लिए, क्योंकि ये ऐसे रिजल्ट हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो आप उन्हें भी, इसको भी आप ध्यान रखें। ये तो आपको याद होगा एलिप्स का पाई ए बी। ठीक है, मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया गया है। ठीक है, आई एम प्रूविंग दीज रिजल्ट्स। ठीक है, हालांकि दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ होमवर्क फॉर यू गाइस, बट स्टिल मैं इसे एक बार प्रूव कर लेता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं
सॉरी ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया गया है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं अगर हम x की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो y पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मीन्स दैट इट इज एन इवन फंक्शन एंड हेंस इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। एंड इन द सिमिलर सेंस अगर हम बात करें y की जगह माइनस वाई डालने की, तो ये अगेन क्योंकि ये आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा क्योंकि स्क्वायर के अंदर है, तो इसीलिए ये हमारे पास सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी हो जाएगा। इसका मतलब कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने का मतलब है, अब यहाँ पर आप थोड़े से और पॉइंट्स देखो। लेट्स से मैंने y को 0 किया, y को 0 करते ही आई विल गेट x बाय a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, ठीक है। तो ये माइनस a कॉमा 0, ये a कॉमा 0। वैसे तो एलिप्स में मैंने ये ग्राफ कराया हुआ है, बट स्टिल है ना, आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 करके y इज इक्वल टू b और माइनस b मिलेगा, ठीक है, b और माइनस b। अब ये वाले कर्व लेट्स से ऐसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये मिरर इमेज है तो ये ऐसा कहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो 0 कॉमा माइनस b ये वाला पॉइंट आ गया, एंड अब ये वाला इसका मिरर इमेज और ये वाला इसका मिरर इमेज है, तो ये बेसिकली एक एलिप्स बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला एनालिसिस काफी हेल्प करता है आपका ये विजुलाइज करने में, ठीक है। तो अगर मैं इसे वापस से थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है तो इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अब मैं इनको मार्क कर देता हूँ। देखो ये वाले जो है ना, पहले तो आप ये समझ, एक और बात समझिए, क्योंकि ये सिमेट्री है फिगर में सिमेट्री हालांकि इस वाली में नहीं बन पाई उतनी, बट अगर फिगर में सिमेट्री है तो ये वाला एरिया, लेट्स से दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 है ना, मेरा एरिया बनेगा, मेरा एरिया अंडर द कर्व यही है, दिस इज माय एरिया, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स सिमेट्री की वजह से आई कैन से दैट दीज फोर आर इक्वल, तो इसीलिए 4 टाइम्स ऑफ माई A1 इज इक्वल टू A। तो कहीं ना कहीं इफ आई एम एबल टू फाइंड द एरिया A1 आई एम डन, ठीक है। आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ द एंटायर फिगर, एंड इन दैट सेंस आई कैन से दैट अगर ये है 0 कॉमा b और ये है a कॉमा 0, आई हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया। तो ऑफ कोर्स ये वाला ग्राफ, ये वाला फंक्शन मुझे पता है क्या, ये वाला फंक्शन मुझे पता है y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो मैं क्योंकि पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव y के लिए बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए आई कैन सिंपली से y इज इक्वल टू बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाता है। तो अब मैं लिख सकता हूँ माई लिमिट इज अबाउट एक्स, तो 0,0 है, तो I can say that since my limit is about x, so I can say that I can use limits about x, so 0 to a dx, and I have y is equal to b by a under root of a square minus x square, and of course इसमें हम 4 times और multiply करेंगे, this is again area A1 which I am calculating right now, so A1 is equal to integration of a by a to b by a as it is because it is a constant, तो इसको हम इंटीग्रल के बाहर ही लिख लेते हैं, ठीक है, b बाय एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाता है। और अब आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, दिस फॉर्मूला कम्स फ्रॉम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, सो आई कैन राइट x बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई मैंने a टू b लिखा है, बट ये 0 टू a होना चाहिए ना, मैं सॉरी फॉर दैट, दिस वाज अ ब्लंडर मिस्टेक एंड आपको नहीं करनी है, ठीक है, पेपर में। तो ये आ जाएगा b बाय a, और ऑफ कोर्स हम पहले हम हायर लिमिट डालेंगे, तो a बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ a बाय a, ठीक है, माइनस अब हम इसमें 0 डालेंगे, तो 0 ऑफ कोर्स 0 इंटू, मैं आगे वाला नहीं लिख रहा हूँ, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0, तो ये वाली टर्म्स तो 0 ही होगी, तो इसलिए नेगेटिव वाली टर्म्स तो सारी गई, और ये वाली टर्म भी 0 हो गई। तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज b बाय a इंटू ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय साइन इनवर्स 1 विद दैट इज पाई बाय 2,
ठीक है, तो आप ए से ए कैंसिल कर लीजिए और ये आ जाएगा पाई ए बी बाय 4 एंड ऑफ कोर्स A1 इज इक्वल टू पाई ए बी बाय 4, तो एरिया ऑफ द एंटायर फिगर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A1 दैट इज इक्वल टू पाई ए बी। तो ये आपका एक रिजल्ट तैयार हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक रिजल्ट है। नेक्स्ट है एरिया एंक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोलास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by is equal to 16ab by 3, तो y square is equal to 4x is equal to this and x square equal to 4by is somewhat like this। ठीक है, आपको ऑफ कोर्स ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब हमें पहले तो इसके ये वाला पॉइंट देखो, एरिया एंक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोलास इसने ही कह दिया, तो आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसका एक पॉइंट तो ओरिजिन ही होगा जहां से ये, और हमें ये एरिया निकालना है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ऑफ कोर्स y निकालने के लिए हम एक्स स्क्वायर को 4by पुट कर सकते हैं। ठीक है, y को हम मतलब किसी एक में हम दूसरे को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो y को आई कैन सब्सटीट्यूट एक्स स्क्वायर बाय 4b इन दिस वेरी इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि मुझे y कोऑर्डिनेट से एक्चुअल में मतलब नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं निकालूंगा, क्योंकि व्हाट आई नो, लेट्स से दैट इफ आई से दैट दिस पॉइंट इज लेट्स से अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, तो माय इंटीग्रेशन 0 टू अल्फा आई वुड राइट, अच्छा ये वाला कौन सा, इसका हमें y dx चाहिए, तो ये आ जाएगा √4ax, y इज इक्वल टू √4ax एंड एक्स स्क्वायर बाय 4b है ये वाली चीज। ठीक है, तो ये आ जाएगा √4ax माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4b, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका dx आ जाएगा। अब हमें क्योंकि ये वाला अल्फा ही चाहिए, तो अल्फा के लिए मुझे x के लिए सॉल्व करना है, तो मैं y में x को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जब मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x 4/16b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ जाएगा। तो दिस इज 64ab स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। ऑफ कोर्स मैंने x इक्वल टू 0 कैंसिल कर दिया, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 वो मैंने पहले ही कंसीडर कर लिया है। तो x is equal to 64ab square raised to the power 1/3, although this can be written as 4ab square raised to the power 1/3, but I am not going to write it as of now because मुझे कैलकुलेशन में पर्टिकुलरली बहुत दिक्कत हो जाती है, मैं कंफ्यूज होने लग जाता हूँ और मैं कोई ना कोई गलती कर देता हूँ। ठीक है, तो आई विश टू अवॉइड दैट ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर नोट। ठीक है, तो आई कैन राइट इंटीग्रेशन 0 to 64 ab स्क्वायर रेज टू पावर 1/3, देख लो अभी करने लग गया था गलती। सो √4a√x माइनस इंटीग्रेशन 0 to 64ab, ऑल्दो वैसे मैं इसकी वैल्यू लास्ट में भी डाल सकता था, बट चलो अभी फिलहाल उठा ही लिया है तो डाल लेते हैं ये dx एंड ये dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो what I'll get after solving is of course 16ab by 3। ठीक है, provided I don't do any silly mistake। ठीक है, तो यहाँ पर x √x है, तो इसका आ जाएगा x की पावर 1/2, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, दिस कैन बी रिटन एज 2/3। ठीक है, एंड दिस अब हम x की जगह हम वी कैन राइट फ्रॉम 0 to 64ab स्क्वायर रेज टू पावर 1/3। कुछ लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने वो वाली चीज वैसे क्यों नहीं लिखी। ठीक है, एंड इसको हम लिख सकते हैं 1/4b इंटू एक्स क्यूब बाय 3, एंड अगेन जो बच गए थे उन्हें भी आई होप समझ आ गया होगा कि मैंने इसकी कैलकुलेशन ऐसे क्यों की। ठीक है, तो इनफैक्ट सभी को समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया है, तो जिसको नहीं समझ आया देख लो यार, पावर 3 और पावर 1/3 कैंसिल होने थे कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में। मुझे पहले से अंदेशा था, प्रैक्टिस करोगे आपको भी अंदेशा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 64ab स्क्वायर का अंडर रूट, ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें, -1/4b इंटू एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं 64ab स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 16 और ये हमारे पास आ गया, ये कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ से अगर हम कैंसिलेशन देखें तो यहाँ से 2/3 इंटू 2 इंटू a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू 8 इंटू b, ये आ जाएगा। तो 8 to 16 to the 32/3 इंटू ab माइनस 16ab by 3, आंसर वुड बी स्टिल 16ab by 3। ये मैं आपको ऐसे आप इसे 3 प्रॉब्लम की तरह समझ सकते हैं।
ठीक है, ये सेकंड प्रॉब्लम होगी, ये आपको याद होनी चाहिए। थर्ड एज अ होमवर्क ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। हाफ वे आई विल टेक इट, हाफ वे आई वोंट टेक इट लॉन्ग। ठीक है, अनलेस आई विश टू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ओके जी, यहाँ से आप इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स का ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा इस। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगेन हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम √4ax माइनस एम एक्स लगाएंगे। एंड 0 से चल रहा है, किसी लिमिट तक जा रहा है। आई वुड कैलकुलेट द लिमिट फॉर यू। ठीक है, खास आपके लिए हम कैलकुलेट करके रखेंगे। यहाँ पर वाई स्क्वायर को हम 4ax से रिप्लेस कर देते हैं। ये x से x कैंसिल, m का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी x का वैल्यू आ जाएगा 4a/m²। ठीक है, 4a/m² आ जाएगा, ये अंडर पूरा है। ठीक है, आप खुद पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन बना के दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आलसी नहीं बने, खुद सॉल्व करें तभी फायदा होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 3/2 इंटू 2/3 माइनस m इंटू m/2 इंटू x² आ जाएगा। दिस इज 0 और ये 4a/m² आ जाएगा, और ये 0 और ये 4a/m² आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाता है 2/3 इंटू √4a इंटू 4a/m² का क्यूब। 4a/m², आई डोंट क्यूब ऐसे लीजिए। ठीक है, और इसको आप m का क्यूब ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, माइनस m/2 इंटू 16a²। ठीक है, 16a²/m⁴ आ जाता है। ठीक है, m से m कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8a²/m³। ठीक है, यहाँ पर m3 रहेगा, और यहाँ पर जो आएगा मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं, आई विश कि कुछ गड़बड़ ना करूं मैं। सो ये 2 इंटू 2 इंटू a √a इंटू 4a इंटू √4a अपॉन m³ आ जाए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32/3। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 8a²/3m³, जो कि आप याद रख सकते हैं। ऑफ कोर्स याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। सॉल्व करने का क्या, मैथ ही तो बचा यार। अब तो मैथ तो आप लोगों का अच्छा कर ही रहे हैं। ठीक है, कोशिश तो पूरी जारी ही है, पर तो आप फिर भी देख सकते हैं कि इसके बाद क्या आता है, आंसर ये आता है कि नहीं आता है। ये आपको चेक करना है कि आंसर आता है कि नहीं। आई होप ये आंसर आएगा आप लोगों का जब आप इसे सॉल्व करेंगे। और मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। एरिया अंडर द कर्व छोटा सा चैप्टर था, तो इसीलिए है ना, आपको याद रखना है कि कैलकुलेशन को कम करने की पूरी कोशिश करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर देना गाइस, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।